हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। राजेंद्र सर फिजिक्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और अपने बारे में बता दूं जो नए लोग हैं, आई माई सेल्फ राजेंद्र कुमार, आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम बिट्स रांची यूनिवर्सिटी। आज गॉस लॉ का 5th लेक्चर मैं लेने जा रहा हूँ। 5th लेक्चर है ये, और इसमें फोकस करेंगे कंडक्टर के लिए, चार्ज कंडक्टर पर डिस्कस करेंगे। और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, कुछ स्थिर है, ये कंडक्टर के अंदर का सीन है। कंडक्टर के अंदर एक पॉजिटिव आयन होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो दिखाए गए हैं ब्लू, और फिर उसके बाद रेड। ये जो है कंडक्टर के मेटल कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप तो सुना होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अच्छा हाँ, आगे बताने से पहले मैं एक बात करना चाहता, अगर हो सके, अगर संभव हो तो 4 लेक्चर जो मैंने लिया है अब तक गॉस थ्योरम पर, उसको आप ज़रूर देख लें। तो इससे जो है एक कंसेप्ट बन जाएगी आपके अंदर, और आप बखूबी समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, वहाँ सर्च करें राजेंद्र सर फिजिक्स। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यूट्यूब पर जाएं, और यूट्यूब पर जाएं और वहाँ राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें, आपको मेरे सभी वीडियो मिल जाएंगे। और गॉस लॉ टैग लगा देना, तो आपको गॉस लॉ से संबंधित सभी लेक्चर जो अब तक लिए हैं आपको मिल जाएगा। और मैंने इधर थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की है बनाने का, क्योंकि आपको बोर्ड लेवल का भी डेरिवेशन करना है, वो भी सीखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस तरह से वीडियो मैंने बनाई है कि नीट एज वेल एज बोर्ड लेवल एग्ज़ाम दोनों ही कवर हो अच्छे तरीके से। तब आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कंडक्टर के क्या हमने दिया है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मेटल कंडक्टर। कोई भी मेटल कंडक्टर है तो उसके अंदर जो है बहुत सब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होते हैं। किसी भी मेटल कंडक्टर के आइटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑलमोस्ट वो फ्री होता है, और रैंडमली इधर से इधर उधर मूव करते रहते हैं, और इनका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता। कभी आपस में कोलिजन होता है, कभी मेटल आयन के साथ होता है, इसको बोलते हैं मेटल आयंस। मेटल आयंस जैसे कॉपर का है तो कॉपर आयन, ओके। और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। कितना ज़्यादा रह सकते हैं ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1 सेंटीमीटर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब में अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अथाह समुद्र की तरह है इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो आयंस हैं, मेटल आयन जिन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रखा है, ये फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं करते, एक दूसरे मेटल आयन के साथ अटैच रहते हैं, और इसे इमोवेबल आयंस बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। अब आगे देखें, यहाँ जैसे देखें आप, अब जैसे हमने 2 डायमेंशनल वे में आपको इनसाइड कंडक्टर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। पॉजिटिव आयंस है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम फ्री स्टोन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है
स्टैटिक में दिखा है, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो हुआ स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक मेटल आयंस, स्टैटिक मेटल आयंस या स्टैटिक चार्ज कह लीजिए, ये नहीं, आयंस, स्टैटिक आयंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जरा एक मिनट विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे पास है फिक्स मेटल आयंस विथ फ्रीली फ्लोइंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको थिन लाइन से दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड के तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स उसके ऑपोजिट लगता है, जिसे आप जानते हैं उसे QE कहते हैं, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E। तो E और कैपिटल E जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारा क्लास ले रखा है हमने। तो कैपिटल E को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और स्मॉल e जो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कैसे मूव करेंगे, नेक्स्ट आप पेज में दिखाते हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है इधर की ओर, E, ये हो गया इधर की ओर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने अपने पॉजिटिव आयन, मतलब ये कहिए कि अपने साथी को, जिसके साथ वो रह रहा था, एक प्लस और एक माइनस, न्यूट्रल होने के लिए जरूरी है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूट्रल कंडक्टर था, लेकिन अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके सारे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ओके। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भर आएंगे और यहाँ पर ये रह जाएंगे इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएंगे, ड्रिफ्ट करते हुए किधर की ओर जाएंगे, इधर उधर कोलिजन करते हुए अंत में अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में जाकर इस साइड में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये देखें हम नेक्स्ट पेज में, इसको वॉच कीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेटल कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शुरू में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बाद में धीरे धीरे सभी छोड़कर इधर जा रहे हैं। यहाँ पर ब्लू डॉट जो बताया गया है, ब्लू डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। और जो रेड डॉट है, रेड डॉट वो मेटल आयन्स है, फिक्स आयन कर देते हैं सीधे, फिक्स्ड आयन है, फिक्स्ड आयन्स है, ओके। तो यहाँ पर देखिए गौर से, अब देखिए यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो चुका और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव पोलरिटी डेवलप करेगी, इस साइड नेगेटिव पोलरिटी डेवलप करेगी और इस साइड पॉजिटिव पोलरिटी, इस साइड पॉजिटिव पोलरिटी डेवलप करेगी इनसाइड द कंडक्टर। तो ये यहाँ पर देखें आप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ चुके हैं, सारे नहीं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पहले ये समझ ले, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप होना शुरू हो जाएगा, सेटअप होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इंटरनल हमने कहा, ये यहाँ लिखा हुआ है, ई इंटरनल।
और ये तो कांस्टेंट है, ये ई जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। ई इंटरनल जो में कंडक्टर के अंदर है बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते एक समय जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है रुक जाएगा। और बिल्कुल ई के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये मेटेलिक कंडक्टर है। ये कोई डाइलेक्ट्रिक अगर होता तब ऐसा 100% इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ई के बराबर नहीं होता। तो ये समझ लिया कि मेटल कंडक्टर है और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी रहने पर एक्सटर्नल फील्ड जितना अप्लाई करेंगे बिल्कुल उसके बराबर तक इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, आगे वाले चैप्टर में और एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनल मान ले पूरा स्टेडी स्टेट में आ गया, अब और ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो आप कलर चेंज कर दें, ये हो गया, ये जो इंटरनल है और ये जो एक्सटर्नल है दोनों इक्वल हो गए। तो ई नेट कितना हो गया, ई नेट 0, क्योंकि दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि इन स्टेडी स्टेट, एक सेकेंड, तो इन स्टेडी स्टेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज appear on the conductor surface and net electric field inside it is 0। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। ये सेंटेंस याद रखिए हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। हाँ, यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये पहले न्यूट्रल कंडक्टर था। जितने पॉजिटिव आयंस थे और जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए थे, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था इनसाइड, और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद भी 0 ही रहा। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सो कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तभी न्यूट्रल होगा, नहीं, ऐसे भी न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर मेटल का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इंटरनल जो सेटअप हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बराबर होकर 0 हो जाता है। ये क्लियर है आपको? तो आगे बढ़ते हैं। अब यह टॉपिक है चार्ज कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों में क्या रिलेशन है? चार्ज कंडक्टर मैं पहले बता देता हूँ, जैसा भी समझाऊंगा यही रहेगा ये पॉइंट। जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं हम यहाँ, एक सेकेंड, हाँ, तो जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर का मतलब यह हुआ कि चार्ज सप्लाई करके किसी कंडक्टर को चार्ज कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है नॉर्मल टू सरफेस। जैसे मान लेते हैं लाइन चार्ज है, समझने के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे लाइन चार्ज है, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया हमने, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट नॉर्मल होगा, थोड़ा नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नॉर्मल होगा। ओके, ये मैंने लाइन चार्ज का एग्जांपल लिया है। यह कोई शीट है, जैसे यहाँ एक शीट है, मान लेते ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज मान ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अवे होता है। ओके,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, कैसे होगा? तो ये जो मान लिया प्लेट हमने लिया, मेटेलिक शीट लिया है हमने, ये क्या है? मेटेलिक शीट है या मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस सरफेस के, ये जो सरफेस है मेटेलिक कंडक्टर का, इसके बिल्कुल नॉर्मल ये होगा। यानी आप यूँ समझ लें कि जैसे ये मेटेलिक शीट है, ये देख रहे हैं आप, ये मेटेलिक शीट देख रहे हैं, और ये चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो कि ये किस तरह हो जाएगा? इधर देखें, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। और हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन आप लोगों के मन में ये आ सकता है क्वेश्चन कि हमेशा नॉर्मल क्यों होगा? अगर मान लेते नॉर्मल नहीं है, कुछ एंगल से ऐसे टिल्ट है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ये जो ब्लू लाइन है दिखाया गया है कि नॉर्मल से थीटा एंगल पर टिल्ट है, ये थीटा एंगल पर टिल्ट है। यानी अब ऐसे हो गया, इस तरह से देखें, पहले ये सरफेस के नॉर्मल है। अगर मान लेते सरफेस के नॉर्मल नहीं है, कुछ एंगल से टिल्ट है, तो टिल्ट अगर है और ये इसका नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं मानकर हमने मान लिया थीटा एंगल से टिल्ट है। ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ई कॉस थीटा नॉर्मल के साथ, और एक ई कॉस थीटा दूसरा जो यहाँ बनेगा पैरेलल टू द सरफेस, मेटेलिक सरफेस या कंडक्टर सरफेस। क्लियर हुआ? एक बार फिर देख लें आप, ये मेटल शीट है, ये चार्ज्ड है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल हर हाल में इसके नॉर्मल होगा। अब अगर मान लेते हैं कि नॉर्मल नहीं है, थीटा एंगल से टिल्ट है, अगर मन में क्वेश्चन आया कि थीटा एंगल से टिल्ट अगर है तब क्या होगा, टिल्ट क्यों नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पर है, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस साइड नॉर्मल टू सरफेस ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। तो ये ई साइन थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस कंडक्टर के। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट रह गया तो ये क्या करेगा कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने की कोशिश करेगा अपने डायरेक्शन में, लेकिन स्टैटिक कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और नहीं तो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस करंट फ्लो करने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर नहीं होगा, हमेशा ही नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू सरफेस। ये है बिल्कुल नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक। इफ यहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि इफ द इलेक्ट्रिक field is not normal to the surface, it will have a component tangential to the surface, okay। एक कंपोनेंट सरफेस के टेंजेंशियल या पैरेलल होगा, जैसे ये है जो ब्लू लाइन से यहाँ हमने दिखाया, ये है, इस चीज को देखिए आप, ये बिल्कुल इस तरह से है। ये कंपोनेंट जो है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ऐसे है, और एक कंपोनेंट इस तरह से है, इस तरह से है। तो कंपोनेंट अगर होगा तो क्या होगा मैंने बता दिया, फिर पढ़ के आपको बता दे रहे हैं, ठीक। which will immediately cause the flow of charge producing surface current, but no such current can exist under static condition। Hence स्टैटिक कंडीशन मतलब रेस्ट में रखा हुआ है कंडक्टर, कंडक्टर खुद भी अगर मूव करता रहता तो उसकी बात अलग होती। Hence इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। तो याद रखें, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल
टू द सरफेस। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमेशा अंतिम में नेट रिजल्ट ये है, मेटलिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिए इसे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ देखिए दो स्टेटमेंट मैंने इंक्लाइंड करके लिखे रखे हैं। क्यों? इसको आप कितना भी समझेंगे तो सिर्फ ये क्वेश्चन है और आंसर हमेशा यही रहेगा। अगर मान लेते हैं किसी कंडक्टर को चार्ज कर दिया, जब चार्ज कर दिया, न्यूट्रल था पहले, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे उसके अंदर, अब चार्ज कर दिया, ठीक। अगर हम चार्ज कर देंगे तो वो चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा? क्वेश्चन क्या है, वेयर डज रिसाइड एक्सेस चार्ज। ये है एक्सेस चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। एक्सेस चार्ज कहाँ जाएगा? तो देखिए, समझाया मैंने दूसरे तरीके से है, आपको सिंपल एक लाइन में हम बता देते हैं। आप जानते हैं सिमिलर चार्जेज रिपेल करती है। मान लेते हैं किसी कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और उसमें वॉल्यूम है, मतलब जैसे इस टाइप से मान ले, इस टाइप से मान ले, इस टाइप से मोटी, मतलब खूब मोटी मेटल प्लेट की तरह है, इसको चार्ज कर दिया। तो चार्ज कहाँ रहेगा, कहाँ रिसाइड करेगा? तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। द नेट चार्ज, यहाँ पर देखें जो लिखा है, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0 and any excess charge reside at its surface। यानी कि अगर हम इसको चार्ज कर दिया, समझिए ये मेटल कंडक्टर है, अगर इसको चार्ज कर दिया तो इसके आउटसाइड सरफेस पर रिसाइड करेगा। यहाँ आउटसाइड, मेटल के आउटसाइड सरफेस पर रिसाइड करेगा। ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। अब इसके दो रीजन में बता सकता हूँ। एक रीजन तो ये है कि मान लेते पॉजिटिव चार्ज से इसको चार्ज किया तो चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तो सिमिलर चार्ज एक्सेस हो गए। भाई पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही मेटल आयंस था, एक दूसरे को बैलेंस किए थे। अब एक्सेस चार्ज पॉजिटिव मान लीजिए आ गया या नेगेटिव आ गया, तो ये क्या करेंगे, इनसाइड अगर अंदर हैं तो अंदर अगर हैं तो वहाँ से वो रिपेल करेंगे सिमिलर चार्ज को और अपने से बहुत दूर भेजेंगे। कहाँ तक? अगर मान लीजिए है इनसाइड में है तो कम से कम आउटसाइड भेज देंगे, रिपेलेंट इफेक्ट के कारण, मतलब रिपेल करके आउटसाइड भेज देंगे। अब इसी को गॉस थ्योरम से भी आपको समझाते हैं, ठीक। गॉस थ्योरम का मैं लॉ लिख दूं। गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल ओवर क्लोज सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। डी ए के जगह पर यहाँ डी एस लिख लें, ई डॉट डी एस, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। तो ये हमारा गॉस थ्योरम है। इसे जब भी अप्लाई करते हैं तो एक काल्पनिक सरफेस जो है ड्रॉन करना पड़ता है, सिमेट्रिक, जैसा चार्ज है उसी टाइप का। तो हमें ये बताना यहाँ पर कि ये मान लेते ये बॉडी है, इसको ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देते जाएं। ये बॉडी का बाउंड्री है, आउटर सरफेस है, ठीक, आउटर सरफेस है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा 0 होता है। अभी हमने बताया न्यूट्रल के केस में भी और किसी फील्ड में रख दें तब भी।
हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल होता है। अब एक गॉसियन सरफेस, हमें आउटसाइड सरफेस के बारे में बताना है ना, तो एकदम बिल्कुल बाउंड्री के पास ये गॉसियन सरफेस डॉटेड डॉटेड लाइन से शो किया हुआ अंदर की ओर, ये देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ ये, ठीक, तो ये गॉसियन सरफेस है। ओके, तो अकॉर्डिंग, तो एक कंडक्टर है जिसमें एक्सेस चार्ज Q है विथ नो करंट फ्लोइंग इन इट। ओके, केवल चार्ज, एक्सेस चार्ज Q है एक कंडक्टर के पास। तो चूज ए गॉसियन सरफेस, वो कैसा होना चाहिए, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, जस्ट नियर इट्स आउटर बाउंड्री, ताकि इनसाइड में अगर कोई चार्ज हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो पता चल जाए। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो यहाँ है एज इलेक्ट्रिक फील्ड E जीरो एट ऑल पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर द फ्लक्स फाई E, ये है जो छोटा सा लिखा है, ये यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ, फाई E इज इक्वल टू द फ्लक्स फाई E थ्रू द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, मतलब E क्या है, जीरो है, तो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी जीरो हो गया, तो इसका मतलब Q इनसाइड क्या हो गया, जीरो। तो एज फाई E इक्वल टू जीरो, सो Q इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, हेंस देयर कैन बी नो चार्ज in the interior of conductor because Gaussian surface lies just near the outer boundary के पास है। तो इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो है। तो द इंटायर एक्सेस चार्ज मस्ट बी रिसाइड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये आपको बोर्ड लेवल में पूछे जा सकते हैं। तो एक होता है केवल समझा के छोड़ दिया, लेकिन हमने ये दे दिया है किस तरीके से लिखना चाहिए बोर्ड में, और कंपटीशन के लिए तो केवल समझ में आ जाना वही काफ़ी होता है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने यहाँ रखा है, मान लेते हैं कि आपको बोर्ड लेवल में ही पूछ दे कि चार्ज रिसाइड ऑन द, तो चार्ज की जगह पर यहाँ पर जोड़ दें, एक सेकेंड था, कलर चेंज कर लें। चार्ज का मतलब एक्सेस चार्ज, ये नहीं कंफ्यूज हो जाए कि न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो नहीं, जो एक्सेस चार्ज है वो रिसाइड कहाँ करता है, तो इसका आंसर ए होगा, आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, राइट। अच्छा, अब आगे देखिए, तो ये जो हाईलाइटेड लिखा हुआ है, पहले जो भी हम पढ़ाएंगे समझाएंगे उसका मीनिंग एक ही निकलेगा, ये कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन, मतलब इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर या कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने बताया था E इज इक्वल टू क्या होता है, एक रिलेशनशिप बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ये होता है माइनस dV/dr, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज करे उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो जो किताब में ग्रेडियंट अगर दिया रहे तो आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, तो याद रखें ये ग्रेडियंट हो गया। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक्सेस चार्ज कंडक्टर का जीरो हो, यहाँ से देखिए, यहाँ से बता देता हूँ, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, ये यहाँ लिखा है, ठीक। बट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ओके।
तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या, dv/dr इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल भी जो क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी dv क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक, वो क्या हो गया, जीरो। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है, तो ये हो गया जीरो, ठीक। तो यहाँ भी कांस्टेंट है, हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, एक सेकेंड, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि मान लेते ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड क्या है, ये इनसाइड क्या है, जीरो। कहाँ तक, सरफेस तक। अगर ये चार्ज है तो सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होगा, जो पिछले पेज में हमने पढ़ाया है। नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन हम यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जस्ट बाउंड्री पर लेकर मैंने बताया कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जहाँ जहाँ जीरो होता है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यानी सरफेस पर जो पोटेंशियल रहेगा वही इनसाइड में भी रहेगा, क्योंकि इनसाइड में ई जीरो है। तो हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड। क्या लिखा है यहाँ पर, एज इनसाइड, मतलब ऑन द सरफेस एंड इनसाइड दोनों, सो कांस्टेंट रहेगा। दस द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, इक्वि मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब आप जानते ही हैं। तो सरफेस जो होगा इसका, ये जो सरफेस है, ये जो हमने ड्रॉ कर रखी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसी सरफेस को कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। हाँ, एक बात और, अब सरफेस के बाहर आइए। मान लेते ये चार्ज्ड है, ये स्फीयर जो है चार्ज्ड है, तो यहाँ तक और इनसाइड में कहीं भी पोटेंशियल जैसे 5 वोल्ट है, तो सेंटर पर भी 5 वोल्ट और इनसाइड में कहीं भी 5 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो नॉर्मल जो है एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा, बाहर चेंज करेगा। यहाँ तक 5 वोल्ट था, तो हो सकता है यहाँ 7 हो, यहाँ 9 हो, यहाँ 12 वोल्ट हो। तो ये यहाँ लिखा है, इफ कंडक्टर इज चार्ज्ड देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल to the surface. This indicates that potential on the surface will be different from the potential at a point just outside the surface. मतलब आउटसाइड द सरफेस, जस्ट यहाँ पर जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब आउटसाइड बढ़ेंगे तो पोटेंशियल चेंज करता जाएगा। और थोड़ा एग्जांपल देने में गलती हो गई, दूर जाने पर पोटेंशियल घटता है। तो मान लेते यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर मान लेते 8 वोल्ट है, यहाँ पर 4 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे डिक्रीज करता जाएगा पोटेंशियल, ओके। सो एग्जाम्पल भी लेना चाहिए तो सही होना चाहिए, सही चीज़ को रिप्रेजेंट करें। कहने का मतलब है कि इस चार्ज स्फीयर से जितना दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज करता जाएगा, यानी डिक्रीज करता जाएगा। और सेंटर टू स्फीयर तक अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, v जो है
कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है इतना? तो द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होगा इसका आंसर? हैज ऑल द पॉइंट्स एट द सेम पोटेंशियल। सरफेस ही नहीं, इनसाइड भी होता है। इनसाइड ऑफ कंडक्टर है द, इनसाइड में भी जितने पॉइंट्स है सभी पर सेम पोटेंशियल होंगे। अब अर्थ के बारे में बताना है आपको। ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है। अर्थ अपने आप में एक बहुत, अर्थ तो बहुत ही विशाल होता है। अर्थ इतनी विशाल होती है कि इसकी रेडियस होती है, अच्छा रेडियस ये सबसे भी कोई मतलब नहीं है और टाइम इतना जाएगा। बस समझिए कि अर्थ बहुत बड़ा अर्थ है, तब भी वो प्योर कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये अर्थ है और इसके क्या क्या खासियतें बता देते हैं। अर्थ इज ए कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रिकली जैसे कि और सब जितने भी हैं एटम जैसे न्यूट्रल रहते हैं, ये भी न्यूट्रल है। बहुत चार्ज है लेकिन इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल मानते हैं। और इसको रिफरेंस पोटेंशियल, इसी से सबका मेजर होता है बाकी सभी एलिमेंट का। पोटेंशियल इज जीरो, इसको एज्यूम किया गया है कि इसका पोटेंशियल जीरो है। अच्छा, अब अर्थ इतनी विशालकाय है कि जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दो या एक बाल्टी पानी निकाल लो, तो क्या समुद्र के सतह पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस अर्थ से जितना चार्ज ले लो या जितना डाल दो, तब भी अर्थ की पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट ही मेंटेन रहेगा। एक ऐसा छोटी मोटी एग्जांपल नहीं बता रहे हैं, एक बड़ा एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, थंडरिंग होती है। तो थंडरिंग में जो है बादल आपस में फ्रिक्शन करते हुए कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और अर्थ के तरफ जाते हैं और अर्थ में समाहित हो जाते हैं। तब भी उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट ही लेते हैं, क्योंकि अर्थ के लिए ये इतना चार्ज मायने नहीं रखता। इससे चार्ज ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो स्मॉल चार्ज गिवन टू इट और टेकन फ्रॉम इट डज नॉट चेंज पोटेंशियल, यानी 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट ही रहेगा। और जिस कंडक्टर को, कोई मेटलिक कंडक्टर है, छोटा मोटा जैसे घर में वायर है या घर में हाउस होल्ड में, आपने ध्यान दिया होगा कि 3 पॉइंट बने रहते हैं प्लग इन में, जिसको सॉकेट हम लोग बोलते हैं या प्लग इन बोलते हैं। तो एक जो होता है बहुत बड़ा, मतलब 2 के कंपेरिजन में तीसरा वाला जो है ना, सबसे ऊपर वाला प्लग इन, वो काफ़ी बड़ा होता है। वो अर्थिंग होता है, उसको अर्थिंग किया रहता है घर की सेफ्टी के लिए, लोगों के सेफ्टी के लिए अर्थिंग किया रहता है। तो ये जैसे मान लेते हैं कि मान लेते कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इलेक्ट्रीफाइड हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक, अगर कोई ह्यूमन बॉडी अगर टच करेगा, अर्थ पर खड़े हैं, ह्यूमन बॉडी अगर इसको टच करेगा तो उसकी जान चली जा सकती है। उसकी जान जो है जा सकती है। एक सेकेंड, बस केवल इतना समझ लें कि कोई आदमी यहाँ है जो अर्थ पर खड़ा है, तो ये सारा चार्ज इसके बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। तो इस हजारदस इवेंट को बचाने के लिए इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, एक वायर जो है कनेक्टिंग वायर, मतलब कंडक्टर कनेक्टिंग वायर से इसको क्या करते हैं, अर्थ में गाड़ देते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर पोल पर देखा होगा कि जहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह लगी रहती है, वहाँ पर एक तीसरा जो है बहुत लंबा तार और स्ट्रॉन्ग तार जो है ज़मीन में गाड़ी रहती है। क्यों गाड़ी रहती है?
इसको बोलते हैं अर्थिंग करना। यानी अर्थिंग अगर कर दिया तो जो एक्सेस चार्ज किसी चीज़ में डेवलप हो जाएगा, घर के अंदर रखा हो या ट्रांसफार्मर हो या कोई भी चीज़ हो जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हों, और कभी शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो अर्थिंग है तो ग्राउंड में चला जाएगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या मशीन जो भी है वो भी बच जाएंगे, और कोई आदमी टच करेगा तो वो भी बच जाएगा। तो इसलिए कंडक्टर कंडक्टेड टू अर्थ, कंडक्टर यहाँ कहने का मतलब है कि वो सभी सबस्टार आइटम्स जो कंडक्टर का काम करते हैं उसे कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, तो वो जीरो पोटेंशियल पर आ जाता है। ओके, तो अर्थ से हमने कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल भी किसका है, इसका है। इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो। अब बताते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड लेवल में, और कंपटीशन के दृष्टि से इसे आपको समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। होता क्या है कि जैसे मान लेते एक कंडक्टर है, उसके अंदर ये कैविटी है। कैविटी तो जानते हैं, बहुतों के दांत में कैविटी हो जाती है, डॉक्टर का चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब होल है। ठीक, ये दो केस हम ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं न्यूट्रल। तो ई इनसाइड, ये सरफेस है इसका, ये सरफेस है। ओके, और ये कैविटी है यानी खाली स्थान है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है तो अंदर कोई आदमी खड़ा है या कोई भी हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक, बहुत कीमती इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस को रखना है सेफ्टी से, तो इस कैविटी के अंदर प्लेस कर देते हैं। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर जीरो होती है। अब इस बॉडी को, ये मेटल कंडक्टर जो है जिसमें कैविटी है, मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग रख दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक रहेगा, अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, चाहे न्यूट्रल हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। तो ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से भी सुरक्षित रहता है क्योंकि इनसाइड में जीरो रहता है। तो यहाँ पर कोई आदमी अगर है तो इंसुलेटिंग हैंडल पकड़ के खड़ा हो सकता है, रह सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे आपने सुना होगा कि ये कहा गया है कि अगर बरसात, बारिश हो रही हो और खूब ठंडिंग हो रही हो, तो अगर आप कार के अंदर हैं तो कार के अंदर ही बैठे रहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करता है। ऊपर की छत जो मेटल की बनी होती है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ठंडिंग के कारण कार के चारों ओर एग्जिस्ट करने लगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए लिखा है, इन द थंडर स्टॉर्म accompanied by lightning, it is safest to sit inside a car rather than near a free tree, or on the open ground. The metallic body of the car becomes an electrostatic shielding from the lightning. उसी तरह सेंसिटिव कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, शील्ड कर देते हैं चारों तरफ, बाई प्लेसिंग मेटल शील्ड अराउंड देम। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ये आप पढ़ लेना, बाकी सब समझ में आ जाएगा। अब ये जो कैविटी है, मान लेते इस कैविटी के अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा, अगर इस कैविटी, और ये सॉलिड सरफेस है, कैविटी का मतलब होल, खाली स्थान, खाली जगह, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो हमने आपको बताया था कि इसकी के की वैल्यू कितनी होती है, मैं पढ़ाया भी था पहले, मैं बता देता हूँ। क्यू चार्ज जो इंड्यूस होता है किसी दूसरे चार्ज बॉडी के कारण, वो होता है -Q
1 माइनस 1 बाई, एक मिनट, अच्छा 1 सेकेंड। तो मैं ये बता रहा था कि चार्जिंग बाई इंडक्शन में मैंने बताया था चार्जिंग बाई इंडक्शन, कोई बॉडी कितना जो है चार्ज इंड्यूस हो सकता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन में कितना चार्ज हो सकता है। एक सेकेंड आपको बता रहे हैं थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर क्यू प्राइम मतलब जो चार्ज इंड्यूस होता है वो मेटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ये होता है -Q 1-1/K, ये मैंने बताया था। तो K, यहाँ जो K है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मेटल के लिए K क्या होता है, इन्फिनिटी। तो K कितना होता है मेटल के लिए, इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब Q डैश चार्ज जो इंड्यूस है वो क्या हो जाएगा, 0। हाँ, तो मैं कह रहा था कि K जो है इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ 0 होता है, तो Q क्या हो जाएगा, -Q। ठीक, यानी जितना ये चार्ज है उतना ही यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू इंडक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये, तो उसके इफेक्ट होगा मेटल के ऊपर। इसके नियर बाई जो सरफेस है अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो ये +Q है तो ये -Q डेवलप हो जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से आप जानते हैं कि अगर ये -Q है तो यहाँ अपर सरफेस पर ऑन द सरफेस +Q चार्ज होगा, +Q चार्ज डेवलप हो जाएगा चारों ओर। ठीक, तो ए पॉइंट चार्ज Q विदिन ए कैविटी in a conductor induces equal and opposite charges on the surface of the cavity and on the surface of conductor। ओके, ये सब ध्यान रखिए, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको जो है बहुत काम आएगा। ये एक क्वेश्चन है, इजी ही है, इसे हम होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं। ओके, हाँ, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई मेटल शीट है, थीन मेटल शीट, थीन वेरी थीन मेटल शीट है, तो उससे r डिस्टेंस पर मैंने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड EP, वो आया था σ/2ε0। तो इसमें एक खास बात ये है कि इसमें सिग्मा है, ये जो डिस्टेंस r है इससे इंडिपेंडेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ मेटल शीट, चार्ज शीट, यहाँ पर ये लिखना था चार्ज शीट। ओके, तो ये चाहे P पॉइंट पर निकाला हो, लेकिन इसमें R नहीं है फैक्टर, ये इस डेरिवेशन में R नहीं आया है जो डिस्टेंस R पर निकाला था। तो ये कहीं भी कोई भी पॉइंट पर नियर बाई या दूर हो या कहीं भी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहेगा, σ/2ε0, क्योंकि लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, आप जानते हैं सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हो जाएगा Q/A। तो हम E को लिख सकते हैं, सिग्मा को रिप्लेस कर सकते हैं Q/E से, तो ये हो जाएगा Q/A, तो 2A ε0। ओके, अब ये फार्मूला को इस रूप में आप याद रख सकते हैं और इस रूप में भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर पैरेलल प्लेट
को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पैलेट की एरिया ए होगी, ओके। तो इसका मतलब इसके नियर बाई, इसके चारों ओर, इसके नियर बाई चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एग्जिस्ट करेगी, E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पर आप लिखें Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, जहाँ A एरिया ऑफ प्लेट हो गया। ठीक, तो मैं इसे अभी हटा देता हूँ क्योंकि समझाना कुछ और है, बस मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज़ और जान लें कि ये मेटेलिक प्लेट है, तो इसके इनसाइड कहीं भी ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये 2 पॉइंट याद रखें आप कि फील्ड कैसा होता है इसके चारों ओर, और ये अच्छा, चलिए ये समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि इस मेटलिक कंडक्टर को, इसका 2 सरफेस है। मैंने ऐसा प्लेट लिया जिसके 2 सरफेस बनते हों। ठीक, अगर चार्ज क्यू देंगे तो इसकी 2 सरफेस है, एक इस साइड और एक इस साइड सरफेस है। ठीक, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज दिया है तो दोनों साइड पॉजिटिव होगा, राइट। और एक पॉइंट पी लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। पी मतलब कहीं भी, एनीवेयर इनसाइड द पैरेलल प्लेट का जो एक हिस्सा है, तो E इनसाइड 0। तो इस चीज़ को हम समझाने के लिए आपको हम इसको एनलार्ज कर देते हैं। दरअसल हमें ये जानना है कि क्यू चार्ज देंगे तो यहाँ कितना अमाउंट इस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्यू का कितना पार्ट इस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से, ये जो देख रहे हैं 1, यहाँ से और यहाँ पर ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q है। यानी ये इसी को हमने इस रूप में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक। तो मान लेते हैं Q में से X चार्ज इस साइड जाता है, ठीक। X साइड जाकर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कितना है वैल्यू Q, सॉरी X। तो यहाँ कितना बचेगा, जो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना बचे रहेगा, तो वो हो जाएगा Q माइनस एक्स। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण बता रहे हैं, टोटल चार्ज Q रहना चाहिए। अगर X प्लस Q माइनस एक्स करेंगे तो टोटल चार्ज कितना रह जाएगा, Q, राइट। अब जो है यहाँ पर अगर चार्ज X है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसके कारण ये हो जाएगा, हमने बताया था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी, तो Q के जगह पर X रख दे, यहाँ पर Q के जगह पर X रख दे आप, ठीक, क्योंकि यहाँ चार्ज कितना है, X है। तो ये हो गया X अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q माइनस एक्स अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पर इसके कारण, इस प्लेट के कारण चार्ज हमेशा, मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है। तो यहाँ पर इसके कारण अवे इधर की ओर हो जाएगा, इसको हम E1 मान लेते हैं। और इसके कारण क्या होगा, अवे, तो इसका अवे इधर हो जाएगा, तो ये हो गया E2। अब आप जानते हैं इनसाइड जब पॉइंट जो है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसका मतलब
इसका मतलब होगा कि x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू q माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2x इज इक्वल टू क्यू, जहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया q/2, यानी q चार्ज है तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, इस साइड q/2 और यहाँ भी q/2 होगा। ये क्लियर है। अब आगे आते हैं कैपेसिटर, आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा वो सब में इसकी जरूरत पड़ेगी और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब मान ले वास्तव में दो प्लेट है, वास्तव में दो प्लेट है Q1 और Q2, तो फाइंड आउट चार्जेज ऑन ईच सरफेस ऑफ पैरेलल प्लेट, यानी ईच सरफेस, ये 1 हो गया, ये सरफेस 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो हालांकि इसको मान लेते Q1 में x चार्ज इधर है तो Q1 माइनस एक्स चार्ज इधर होगा, तो इसको ऐसे नहीं बनाकर इसको इस सिस्टम को एक मान ले आप, जैसे मैं पीछे बता रहा हूँ, एक मिनट। पीछे में वास्तव में एक ही प्लेट था जिसकी दो सरफेस थे, इसको हमने ब्रेक करके दो कर दिया, तो आप समझिए कि ऑलरेडी दो है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको एक सिस्टम ऑफ चार्ज मान लेते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हो गया, इसको अलग से सेपरेट करके बता दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक सेट बनाया है, ठीक। इसके ये पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, ओके। तो पहले वाले एग्जाम्पल से ही आपको क्या पता चला था, एक बार ध्यान फिर दिलाते हैं कि जितनी चार्ज Q है उसका आधा इधर आया था Q/2 और इसका हाफ इधर आया था Q/2, याद है, याद रखिए, आधा आधा चार्ज, 1 Q/2 और Q/2 ये चार्ज, ठीक। तो उसके अनुसार ये Q1 प्लस Q2 हो गया टोटल चार्ज। तो इस प्लेट, ये जो 1-2 प्लेट है, ये जो 1-2 हमने लिखा है, ठीक, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी टोटल चार्ज का आधा। यहाँ कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी टोटल चार्ज का आधा इधर आ जाएगा, टोटल चार्ज का आधा इधर, और ये एक सिस्टम है, मतलब इसको एक प्लेट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो एक प्लेट पर टोटल चार्ज, जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि Q था तो Q/2, तो यहाँ Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। अब यहाँ पर चार्ज क्या होगा, ये जो सेकंड है, यहाँ पर हो जाएगा टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 में से Q1 प्लस Q2/2 हमने दे दिया, एक सेकेंड, हाँ। तो 1-2 को सिर्फ हम देख रहे हैं, तो साइड 1 पर Q1 प्लस Q2/2 हुआ, लेकिन इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है Q1, इस प्लेट की बात कर रहे हैं, इस प्लेट पर कितना है Q1, तो दूसरे साइड में जो दूसरा साइड है उस पर कितना चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज इस साइड में देखिए, यहाँ से अलग समझिए, ये समझिए कि इसका चार्ज Q1 था और सिंगल यूनिट मानने के कारण यहाँ पर चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2, तो ये इस साइड का हुआ। तो इस साइड में क्या होगा, Q1 से माइनस कर दें, Q1 प्लस Q2/2, ओके। तो ये हो जाएगा 2Q, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2Q, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2,
और इधर चार्ज क्या होगा, अगर इधर चार्ज इतना है, चार्ज यहाँ है सेकंड प्लेट पर, तो थर्ड पर तो ये थर्ड है सरफेस, ये फोर्थ है, तो थर्ड पर कितना होगा, थर्ड के लिए बता रहे हैं, थर्ड में इंड्यूस होगा चार्ज, यहाँ जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, क्या हमने बताया था कि क्यू प्राइम माइनस क्यू के बराबर होता है, ये इंड्यूस चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। तो मेटलिक प्लेट के कंडीशन में के इन्फिनिटी होता है, इसलिए जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है और नेगेटिव साइन के साथ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये हो गया। तो इस तरह हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक और मेथड है जो आसान है लेकिन काफ़ी लंबी है, लेकिन आपको एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट सिस्टम भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, तो सबको एक सिंगल यूनिट मिल के बनाएंगे तो आसान लगेगा। अब यहाँ देखिए, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ पैरेलल प्लेट, एक और प्लस क्यू चार्ज है, एक बार माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ यहाँ पर, इसको एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। पहले इसको घेर दें जी, घेर कर हमने इसे सिंगल यूनिट मान लिया है, ठीक। तो टोटल चार्ज, इस पर टोटल चार्ज क्यू टी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज 0। अब फार्मूला क्या होता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये आउटर सरफेस हुआ ये सिस्टम के लिए, और इसका आउटर सरफेस ये हुआ। तो पहले जैसे सिंगल के लिए बताए थे कि जैसे ये Q है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा Q/2, और दूसरे सरफेस पर कितना आ जाएगा, वो भी Q/2, यानी टोटल चार्ज का आधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q2/2, और Q2 तो 0 है, ये क्या है 0, यानी कि यहाँ पर 0 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली यहाँ पर QT मतलब टोटल चार्ज बाई 2, तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपका Q प्लस माइनस Q, तो कितना है 0, तो ये हो गया आपका 0 इस साइड, यानी फोर्थ के लिए, फोर्थ सरफेस के लिए 0, और 1 सरफेस 1 के लिए भी 0। अब यहाँ कितना होगा, तो ऑब्वियस है ये Q है तो पूरा Q इधर आ जाएगा, इधर माइनस Q है तो इंड्यूस होने के चलते भी ये Q है तो ये माइनस Q इधर आ जाएगा, तो ये हुआ। तो आज की क्लास यहीं तक है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन एम्स में और नीट में पूछे जाते हैं, बोर्ड लेवल के लिए ये नहीं है, बोर्ड लेवल में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो अब हम आपसे विदा चाहते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।